दोस्तों, कमेंट्स में कुछ लोग हमें कई दिनों से कोरियन सस्पेंस और थ्रिलर मूवी को एक्सप्लेन करने के लिए कह रहे थे। और कहीं भी क्यों ना, कोरियन मूवीज का कॉन्सेप्ट अपने आप में इतना यूनिक होता है कि हम उससे खुद को रिलेट करने लगते हैं। इसलिए आज मैं आपके सामने जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो कोरिया से भी है और सच्ची घटना पर आधारित भी है। इसलिए अपने चाय का कप लेकर तैयार हो जाइए सस्पेंस और थ्रिल से भरी इस शानदार मूवी के लिए, जिसका नाम है द गैंगस्टर, द कॉप, द डेविल। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसी ही शानदार मूवीज आपसे मिस ना हो। तो चलिए अब बढ़ते हैं मूवी की तरफ। मूवी की शुरुआत होती है सन 2005 के चाओनान शहर में, जहां एक ब्लैक कार को उसके पीछे आ रही व्हाइट कार ठोक देती है। दोस्तों, व्हाइट कार वाला अगर इंडियन होता तो पहले उतरकर सामने वाले को ठोकता, लेकिन ये कोरिया है, यहाँ ऐसा नहीं होता। सफेद कार का मालिक बाहर आकर टक्कर के निशान का फोटो लेने लगता है ताकि इंश्योरेंस कंपनी के लिए सबूत इकट्ठा कर सके। लेकिन इतनी देर में ब्लैक कार वाला शख्स बाहर आता है और उससे कुछ उल्टे सीधे सवाल करने लगता है, जिस पर सामने वाला ज्यादा ध्यान नहीं देता और उसकी इस बात का फायदा उठाकर ब्लैक कार वाला शख्स व्हाइट कार वाले शख्स को चाकू मार देता है और उसको उसी की गाड़ी में डालकर वहाँ से निकल जाता है। अब अगले दिन एंट्री होती है कोरियन पुलिस ऑफिसर ताएसुक की, जो क्राइम सीन वाली जगह पर पहुंचकर वहां का मुआयना करने लगता है। वहां उसे कार के पीछे का वो निशान दिखता है जिसका वो सबूत के तौर पर फोटो ले लेता है। इसके बाद मूवी में एंट्री होती है हमारे गैंगस्टर डुंगसू की, जिसके सामने बॉलीवुड के अच्छे अच्छे गैंगस्टर्स भी फेल हैं। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ आगे आपको पता चल जाएगा। डुंगसू आया हुआ है अपने राइवल यानी विरोधी गैंग के लीडर के साथ मीटिंग करने, जहाँ वो दोनों कुछ चीजों को लेकर बहस करने लगे और इस बीच उनके लड़के भी आपस में एक दूसरे को भला बुरा बोलने लगे। डुंगसू ये सब देखकर पहले अपने बंदे को मुक्के से नींद में सुला देता है और फिर सामने वाली पार्टी के बंदे के मुंह से दांत निकालकर ग्लास में डाल देता है। वो कहता है कि जब दो बड़े लोग बात कर रहे हो तो छोटों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। डुंगसू की इस हरकत को देखकर सामने वाला लीडर उसके खौफ में आ जाता है। वो इतना डरा हुआ था कि डुंगसू के कहने पर उसी ग्लास की वाइन पी जाता है जिसमें उसने वो दांत डाले थे और साथ में डील के लिए भी मान जाता है। अब पुलिस स्टेशन में ताएसुक अपने सीनियर को कुछ एविडेंस दिखाता है और कहता है कि कुछ हफ्तों से शहर में ठीक इसी तरह से कत्ल हो रहे हैं। कत्ल करने के तरीके से लेकर हथियार का इस्तेमाल भी बिल्कुल सेम है। इससे ये साबित हो रहा है कि ये किसी सीरियल किलर का काम है। लेकिन उसका सीनियर ऑफिसर उसको लताड़ देता है क्योंकि उसे लगता है कि ताएसुक आजकल यूट्यूब पर आई एक्सप्लेन मूवीज की सस्पेंस मूवीज को कुछ ज्यादा ही देख रहा है। अब ताएसुक इसका जवाब नहीं देता और चुपचाप वहाँ से निकल लेता है। वहीं हम देखते हैं डुंगसू को, जो उस डील के बाद अपनी कार लेकर अकेले निकल पड़ता है और तभी उसकी कार को पीछे से कोई ठोक देता है। डुंगसू अपनी कार से बाहर आकर डेंट को देखता है जो उसको मामूली लगता है, इसलिए वो सामने वाले आदमी को वहाँ से जाने के लिए कह देता है। इसके बाद जैसे ही डुंगसू वापस अपनी कार की तरफ जाता है वो आदमी उस पर चाकू से हमला कर देता है। दरअसल ये वही किलर होता है जिसको हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। लेकिन किलर को बहुत जल्दी पता चल जाता है कि इस बार ये चाकू उसने गलत आदमी में घुसा दिया है, क्योंकि चाकू लगने के बाद भी डुंगसू उसको ऐसे धोने लगा जैसे युवराज सिंह ने स्टुअर्ट ब्रॉड को धोया था। खैर, किलर की दाल नहीं गली और डुंगसू ने वो चाकू उल्टा उसी के सीने में घुसा दिया, जिसके बाद किलर उल्टा वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग गया। उधर डुंगसू को लोगों ने अस्पताल में भर्ती करवाया और उनको लगा कि बॉस की ये हालत किसी विरोधी गैंग ने की है, इसलिए सारे लड़के इकट्ठे होकर दूसरी गैंग वालों के ऊपर हमला कर देते हैं। खैर, उधर किलर सीने पर हुए घाव पर स्टेपलर से टाँके लगाने लगा और इसके बाद एक बुजुर्ग आदमी को मारकर उसके कपड़े भी हथिया लिए। दूसरे दिन डुंगसू को होश आया, जिसने बताया कि वो किलर किसी गैंग का आदमी नहीं, वो तो कोई और था। इसलिए उसने अपने आदमी को उस किलर की कार का नंबर दिया और फौरन उसको सामने लाने का ऑर्डर दिया। इसी बीच ताएसुक उसके पास आया और पूछा कि पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं की, जिस पर डुंगसू ने बोला कि पुलिस मेरे किसी काम की नहीं, मुझे पुलिस से ज्यादा इन्फॉर्मेशन पता होती है। अब बेइज्जती होते देख ताएसुक वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते सबूत के लिए डुंगसू की कार के निशान का फोटो ले लेता है। वहीं डुंगसू अब उस किलर का स्केच बनवाता है और अपने चेलों को काम पर लगा देता है ताकि वो उसको पुलिस से पहले पकड़ सके। उधर किलर अपने दूसरे शिकार को टपकाकर उसका ट्रक लेकर वहाँ से निकलने लगता है। तभी उसको पता चलता है कि ट्रक में एक और आदमी है। फिर वो उसको भी मार देता है, जिसके चक्कर में उसका चाकू वहीं रास्ते में गिर जाता है। उधर ताएसुक का खुराफाती दिमाग ये समझने में देर नहीं लगाता कि डुंगसू के ऊपर भी उसी किलर ने हमला किया था, इसलिए वो इसकी खबर देने के लिए डुंगसू से मिलने की तैयारी करता है। लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी वो डुंगसू तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए वो उससे मिलने का एक रास्ता निकालता है। वो कुछ लोगों के साथ मिलकर डुंगसू के अड्डों पर रेड डलवा देता है, जिसके बाद डुंगसू उससे मिलने को तैयार हो जाता है। ताएसुक उसे बताता है कि ये किलिंग कोई और नहीं बल्कि एक सीरियल किलर कर रहा है। डुंगसू इस बात को जानता था, क्योंकि भाई कुत्तों के इलाके में शेर पर हमला कोई पागल कुत्ता ही कर सकता है। लेकिन डुंगसू पर हमला होने के बाद उसकी पकड़ शहर के बाकी गैंग्स के ऊपर कमजोर हो रही थी,
थी, इसलिए उसको पता था कि जब तक वो उस किलर को नहीं पकड़ लेगा तब तक उसकी हुकूमत वापस नहीं आएगी। इसी बीच उसके चेलों को किलर की कार और उसका चाकू मिल गया और इसकी खबर लगते ही डुंगसू ने ताइसुक को अपने पास बुलाया। वो जानता था कि ताइसुक के पास कुछ सबूत हैं और उसके पास भी किलर की इन्फॉर्मेशन और स्केच है, इसलिए उसने डील की कि हम दोनों मिलकर उसको ढूंढेंगे, लेकिन जिसके हाथ वो पहले लग जाएगा वो किलर उसका हो जाएगा। दोनों ने ये डील कर तो ली, लेकिन दोनों का ही दिमाग खुराफाती था। जहां ताइसुक उसको गिरफ्तार करवाकर सजा दिलवाना चाहता था, वहीं डुंगसू बस एक चीज चाहता था, उसका खात्मा। डुंगसू के कहने पर अब ताइसुक वहां से किलर का स्केच और बाकी इन्फॉर्मेशन लेकर सीधा डुंगसू के दूसरे फार्म हाउस पर निकल जाता है, जहां उसके लोगों को किलर की कार और चाकू मिला था। ताइसुक अब वहां से डीएनए सैंपल लेना शुरू करता है। वहीं दूसरी तरफ डुंगसू अपने आदमियों को अपने विरोधी गैंग के लीडर को मारने भेज देता है, जिसके साथ उसने शुरू में मीटिंग की थी। दरअसल वो लीडर अब डुंगसू की कम होती रेपुटेशन का फायदा उठा रहा था और डुंगसू ऐसा बिल्कुल नहीं होने देना चाहता था। यहाँ उसने एक चालाकी भी की। उसने अपने आदमियों को लीडर को मारने के लिए वही किलर वाला चाकू दे दिया, ताकि उसका मर्डर ऐसा लगे जैसे किलर ने किया हो। उधर लैब में डीएनए की रिपोर्ट आ चुकी थी। कार के सैंपल उन सभी मर्डर के सैंपल से मैच कर गए और अब पूरा डिपार्टमेंट इस केस के पीछे लग गया। अब ताइसुक डुंगसू के पास जाता है और उससे हाथापाई करने लगता है, क्योंकि वो समझ गया था कि डुंगसू ने जानबूझकर वो चाकू अपने लोगों को दिया था और उस लीडर की मौत को ऐसा दिखा दिया जैसे उसको सीरियल किलर ने मारा है। लेकिन डुंगसू उसको लपेट लेता है और कहता है कि ऐसा उसने जानबूझकर किया और क्यों किया ये आने वाले टाइम में पता चल जाएगा। अब एक दिन किलर रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहा था, तभी उसे न्यूज से पता चला कि उसके चाकू से किसी ने एक गैंग के लीडर को मार दिया है। उसको इस बात पर गुस्सा आने लगा कि कोई उसके नाम का फायदा उठाकर दूसरों को मार रहा है, इसलिए वो उस लीडर के अंतिम विदाई के प्रोग्राम में जाता है और वहाँ उसे डुंगसू दिख जाता है। उसको वो पल याद आ जाता है जब वो डुंगसू को मार नहीं पाया था, इसलिए अब वो उस लीडर के आदमी को एक कागज देता है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हारे लीडर का मर्डर मेरे चाकू से हुआ है, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा है। और इसके बाद वो उसको डुंगसू की तरफ इशारा करके बताता है कि इसने ही तुम्हारे बॉस को ऊपर पहुंचाया है। और इसके बाद किलर वहां से निकल जाता है और उस रात एक और मर्डर करता है। इसकी खबर मिलते ही डुंगसू और ताइसुक साथ में सुराग की तलाश में एक साथ निकल पड़ते हैं। अब जैसे ही ताइसुक को एक फिंगरप्रिंट मिलता है, वैसे ही दोनों पर सामने वाले गैंग के आदमी हमला कर देते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि दोनों मिलकर उनका भरता बना देंगे। खैर, अपने हाथों की खुजली मिटाने के बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं। अब उस फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट आ जाती है और जब ताइसुक उसका रिकॉर्ड निकालता है तो उसे पता चलता है कि उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज है, इसलिए वो उस आदमी का पता लेकर उसके घर की तरफ निकल जाता है। वहाँ पहुंचकर उसे अजीब अजीब चीजें मिलती हैं, जैसे हरे कलर के चैम्बर, दवाई की शीशियां और उस आदमी की फैमिली की फोटो। लेकिन जैसे ही वो उस आदमी की शक्ल देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये वही आदमी था जिसका स्केच डुंगसू ने बनाया था। वो समझ जाता है कि यही वो किलर है। अब वो जल्दी से डिपार्टमेंट जाता है और इस आदमी की सारी डिटेल्स इकट्ठी करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ डुंगसू एक मीटिंग में बिजी था। उसे सामने वाले गैंग के लोगों की बातें सुनकर लग रहा था कि जैसे उसका रुतबा खत्म हो गया है और वो लोग उसकी बातों को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। इसलिए पहले तो वो उस आदमी की बातों पर हंसा और फिर उसको इतने चांटे मारे कि अब वो मरने के बाद जहाँ भी गया होगा वहाँ वो हंसना ही भूल गया होगा। उधर ताइसुक के हाथ में डिपार्टमेंट की तरफ से एक वॉइस मेल की रिकॉर्डिंग आती है जो उस किलर की थी। वो फौरन उसको कंफर्म करने के लिए डुंगसू के पास भेजता है। डुंगसू उसकी आवाज पहचान लेता है और अब दोनों कंफर्म हो जाते हैं कि यही बंदा वो सीरियल किलर है। ताइसुक को ये भी पता चलता है कि किलर मेंटली ठीक नहीं था। उसकी ये हालत उसके पिता की वजह से थी, क्योंकि उसका बाप उसको बचपन से ही मेंटली हरास करता था। इधर डुंगसू ने उस किलर की फोटो ताइसुक से लेकर अपने चेलों को बांट दी, जिसके बाद उसके चेले किलर को कुत्तों की तरह ढूंढने लग गए। लेकिन सब कुछ कर लेने के बाद भी किलर किसी के हाथ नहीं लगा। इसी बीच एक दिन बारिश में डुंगसू अपनी गाड़ी खराब होने की वजह से बस का इंतजार कर रहा था। तभी वहाँ एक लड़की आती है। डुंगसू की तरह वो भी बस का इंतजार करने लगती है, क्योंकि उसे भी अपने स्कूल जाना होता है। लेकिन जहाँ डुंगसू के हाथ में छाता होता है, वही लड़की बारिश में भीग रही होती है। उसे देखकर डुंगसू अपना छाता उसे दे देता है। शुरू में वो लड़की थोड़ा हिचकिचाती है, लेकिन फिर उसको ले लेती है। इसी बीच डुंगसू को लेने ताइसुक वहाँ पहुँच जाता है। वो ऐसा होते देखता है तो उस लड़की से कहता है कि ऐसे किसी से भी कोई चीज नहीं लेते, क्या पता सामने वाला कोई गुंडा हो। लड़की इस बात पर उसको उल्टा जवाब देती है कि मुझे तो आप ही गुंडे लग रहे हो। इस बात को सुनकर डुंगसू हंसने लगता है और लड़की बस में बैठकर स्कूल निकल पड़ती है। जाते जाते वो डुंगसू को उस छाते के लिए थैंक यू बोलकर जाती है और ठीक उसी मूवमेंट पर हम देखते हैं कि किलर भी उसी बस में मौजूद होता है। शाम को डुंगसू अपने आदमियों के साथ डिनर कर रहा होता है कि तभी टीवी पर एक और मर्डर की खबर आने लगती है, जिसको किलर ने ही किया होता है।
इस बीच जैसे ही खबर को डुंगसू देखता है तो उसे क्राइम सीन पर वही छाता दिखता है जो उसने सुबह उस लड़की को दिया था। अब ये देखकर उसे ये समझने में एक सेकंड नहीं लगता कि वो मर्डर उस लड़की का ही हुआ है। अब उसके अंदर का पेशेंस जवाब दे जाता है और वो ठान लेता है कि अब जब तक उस किलर को नहीं मार देगा तब तक शांति से नहीं बैठेगा। अब वो अपने आदमियों के साथ पूरे शहर को छान मारता है, एक एक सड़क, एक एक होटल, और फिर जब वो बस के रूट को देखता है तो उसके आसपास आने वाले सभी होटलों को चेक करता है, जहां उसे एक होटल का रिसेप्शनिस्ट ये कंफर्म कर देता है कि वो किलर उसके होटल में ही रुका हुआ है। अब सभी लोग उसके रूम में गए लेकिन वहाँ कोई नहीं मिला। अब ताइसुक और डुंगसू वहाँ इंतजार करने लगते हैं और उसके चेले भी घात लगाकर बैठ जाते हैं। देर रात किलर वहाँ आता है लेकिन वो इतने सन्नाटे को देखकर समझ जाता है कि यहाँ जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है, इसलिए वो अपनी कार को नहीं रोकता और सीधे भगा ले जाता है। अब उसका पीछा सभी लोग करने लगते हैं। डुंगसू के ऊपर खून सवार होता है। काफी लंबी चेजिंग करने के बाद वो लोग अपनी कार से किलर की कार को टक्कर मार देते हैं, जिसके बाद वो कार से निकलकर भागने लगता है। अब ताइसुक, डुंगसू और उसका आदमी तीनों उसको पकड़ने के लिए अलग अलग दिशा में भागते हैं, जहां वो किलर डुंगसू के आदमी को मार देता है। इतनी देर में वहां डुंगसू पहुंच जाता है और उसका चेला उसे किलर की इन्फॉर्मेशन देता है। वो कहता है कि मैंने भी उसको घायल कर दिया है, उसका खून बह रहा है। डुंगसू उन्हीं खून के निशानों का पीछा करते करते एक बार में पहुंच जाता है। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि वहां गाना गाने वाली लड़की गाना तो गा रही है लेकिन उसके चेहरे पर डर और खौफ है। वो चुपचाप उसके पास जाता है और वो लड़की इशारा करके बताती है कि वो किलर अंदर छुपा हुआ है। डुंगसू अब अंदर उसी स्टाइल में जाता है जैसे हम बचपन से सीआईडी में दया को देखते हुए आ रहे हैं। दरवाजा तोड़कर वो किलर को तोड़ने की शुरुआत करता है और जब उसका ऐसा करने से मन नहीं भरता तो वो उसको लेकर अपने फार्म हाउस के लिए निकल पड़ता है। इस बीच ताइसुक को पता चल चुका था कि डुंगसू के हाथ वो किलर लग चुका है। वो डुंगसू से कहता है कि वो किलर को उसके हवाले कर दे ताकि कानून उसको सजा दे सके, लेकिन डुंगसू उसकी नहीं मानता। वो उसे उस डील को याद दिलाता है जो उन दोनों के बीच में हुई थी। अब डुंगसू किलर को अपने फार्म हाउस लाता है और उसकी कुटाई शुरू करता है, लेकिन जब उसको पता चलता है कि वो किलर बार बार हंस रहा है तो उसका दिमाग फट जाता है। वो उसको तड़पाने के लिए उसके टुकड़े टुकड़े करने के बारे में सोचता है। वो बार बार बोलता है कि आखिर उस बच्ची को तुमने क्यों मारा, और जैसे ही वो उसको काटने वाला होता है ताइसुक वहां आकर उसे कार से टक्कर मार देता है, जिसके बाद डुंगसू बेहोश हो जाता है और ताइसुक किलर को लेकर सीधा पुलिस स्टेशन चला जाता है। वहां उसके इस कारनामे को देखकर सभी हैरान रह जाते हैं और ताइसुक किलर को जेल में बंद कर देता है। दूसरे दिन ताइसुक डुंगसू के सभी ठिकानों पर एक एक करके रेड पड़वाना शुरू कर देता है, जिससे डुंगसू का दिमाग खराब होने लगता है। लेकिन वो ताइसुक से कुछ नहीं कहता क्योंकि उसके दिमाग में उस लड़की की मौत का मंजर अभी भी घूम रहा था। वो हर हाल में उस किलर को मारना चाहता था। उधर ताइसुक जेल में किलर से कन्फेस करवाने की कोशिश करता है, लेकिन किलर अपना जुर्म कबूल नहीं करता। उल्टा वो तो पहले से ही पूरी तैयारी कर आया था। उसको मेडिकल फील्ड की अच्छी नॉलेज थी, इसलिए उसने अपनी उंगलियों की टिप्स को थोड़ा थोड़ा जलाकर अपनी फिंगरप्रिंट्स को चेंज कर लिया था। जब ताइसुक को उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल रहा था तो वो भी हताश होने लगा और गुस्से में उसको मारने लगा, लेकिन किलर के ऊपर उसका कोई असर नहीं था। उसने ठान लिया था कि वो किसी को कुछ नहीं बताएगा। उस रात ताइसुक डुंगसू के पास जाता है और कहता है कि किलर के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल रहा है, अगर कुछ नहीं मिला तो वो बचकर निकल जाएगा। डुंगसू पहले तो उसे धोता है और कहता है कि तुमने मेरे साथ धोखा किया और अब मुझे अच्छाई का पाठ पढ़ा रहे हो। अगर तुम बीच में नहीं आते तो वो किलर अब तक नहीं बचा होता। इस पर ताइसुक उससे कहता है कि अब इस बात का कोई फायदा नहीं, अब तुमको ही कुछ करना होगा। डुंगसू उसको वहाँ से भेज देता है और अपना दिमाग चलाने लगता है। अब अगले दिन कोर्ट में किलर की पेशी होती है, जहाँ वो कहता है कि सभी उसके सीधेपन का फायदा उठा रहे हैं। मैं लोगों से नहीं मिलता, कम बोलता हूँ क्योंकि मेरे पिता ने मुझे काफी टॉर्चर किया है, इसलिए मुझे अलग रहना पसंद है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई किलर हूँ। कोर्ट में विक्टिम की फैमिलीज ये सब देखकर बहुत परेशान होती है क्योंकि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल रहा था। लेकिन तभी कोर्ट में वकील ने अपने एक आखिरी गवाह को बुलाया। उसने कहा कि इस आदमी को भी किलर ने मारने की कोशिश की थी, लेकिन वो उसे नहीं मार पाया। और दोस्तों, यहाँ कोर्ट रूम में एंट्री होती है डुंगसू की। डुंगसू जज को बताता है कि यही वो किलर है जिसने सभी को मारा है और मुझ पर भी हमला किया था। उस किलर के सरकारी वकील ने जज से कहा कि हम एक माफिया डॉन की बात पर कैसे भरोसा कर सकते हैं। इस पर पहले तो डॉन का दिमाग सटका, लेकिन फिर उसने खुद पर काबू पाते हुए उस वकील से कहा कि ये सब तुम्हारी फैमिली के साथ होता तो शायद तुम ऐसा नहीं कहते। किलर इस बात पर अंदर ही अंदर हंस रहा था क्योंकि उसे पता था कि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलेगा। अब डुंगसू ने सबसे पहले वो स्केच दिखाया और कहा कि ये स्केच मैंने बनवाया था जब मुझ पर हमला हुआ था। इसके बाद उसने वो लेटर दिखाया जिस पर लिखा था कि मेरे चाकू से ही गैंग लीडर का मर्डर हुआ है। दरअसल वो उस लेटर का लास्ट का पार्ट फाड़ देता है जिसमें लिखा था मेरे चाकू से ही लीडर का मर्डर हुआ है, लेकिन मैंने
मैंने मर्डर नहीं किया। फिर डुंगसू कोर्ट में अपने कपड़े उतार कर दिखाता है कि किलर ने उस पर कहां कहां हमला किया था और कितने घाव किए थे। इस बीच वो कहता है कि जिस रात उस पर हमला हुआ उस वक्त खुद को बचाने के लिए उसने किलर के सीने पर भी खंजर से वार किया था और उसका निशान इस किलर के सीने पर होगा। और यहाँ जब ये चेक किया गया तो किलर के सीने पर वो निशान मिल गया। इसके बाद किलर को सजाए मौत का फरमान जारी कर दिया गया और डुंगसू को भी गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन गवाही और आत्मसमर्पण की वजह से उसकी सजा को कम कर दिया गया था। वहीं ताइसुक ने भी यह गवाही दी कि डुंगसू ने पुलिस डिपार्टमेंट की मदद की, तभी इस किलर को पकड़ा जा सका। इसके बाद ताइसुक को भी प्रमोशन मिल गया और सभी उसके सीनियर उसकी रिस्पेक्ट करने लगे। अब दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि बॉलीवुड मूवी की तरह इसकी भी हैप्पी एंडिंग हो गई, लेकिन अभी असली क्लाइमेक्स तो बाकी है मेरे दोस्त। कुछ दिनों बाद जिस जेल में वो किलर था उस जेल में एक और गुंडे को लाया जा रहा था। जैसे ही वो गुंडा उस जेल में कदम रखता है वैसे ही सारे कैदी झुककर उसको सलाम करने लगते हैं। उधर वो किलर भी देख रहा होता है कि आखिर ऐसा कौन सा गुंडा आ गया जिसको ये सब सलाम कर रहे हैं। तभी वो देखता है कि वो गुंडा कोई और नहीं बल्कि खुद डुंगसू होता है। उसको देखते ही किलर की हवा निकल जाती है। डुंगसू उसे दूर से देखकर हंस रहा होता है क्योंकि आखिरकार उसका शिकार उसके सामने आ चुका था। उसने खुद से वादा किया था कि वो उस लड़की के कातिल को नहीं छोड़ेगा। यहाँ हमें पता चलता है कि जिस रात ताइसुक डुंगसू से मदद मांगने आया था उस रात डुंगसू ने शर्त रखी थी कि वो गवाही तो देगा, लेकिन ताइसुक को उसे उसी जेल में डालना होगा जिस जेल में किलर को रखा गया है। और ताइसुक ठीक ऐसा ही करता है। अब मौका पाकर डुंगसू रस्सी लेकर बाथरूम की तरफ चला जाता है जहाँ किलर नहा रहा होता है। उसको देखकर किलर को पता चल जाता है कि अपने माँ बाप को याद करने का वक्त आ गया है। और जैसे ही डुंगसू उसको देखकर मुस्कुराने लगता है वैसे ही मूवी का होता है दी एंड। दोस्तों, आपको ये क्लाइमेक्स कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप ऐसी ही जबरदस्त मूवीज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल दबाना भी ना भूलें। वहीं इस वीडियो को डुंगसू के लिए लाइक और शेयर करना ना भूलें। लाइक करने से डुंगसू को खुशी मिलेगी, आखिर उसने उस लड़की का बदला ले ही लिया। अब डुंगसू डुंगसू करते हुए यार मेरी जीभ टेढ़ी हो गई है। मिलता हूँ आपसे ऐसी अगली ही शानदार और थ्रिलिंग मूवी के साथ। तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय।